Welcome to all. Welcome to all fill a form. ओके, गुड आफ्टरनून आप सभी को। राम राम नमस्कार। आप सभी का मैं फिल अ फॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी फिल अ फॉर्म से जुड़ जाइए ताकि हम आज की क्लासेस स्टार्ट कर सके। तो सभी लोग जल्दी जल्दी मेरे साथ ज्वाइन हो जाइए। आपकी सीडीपी की क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट होने वाली हैं और मैं आपको बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक करा चुकी हूँ। आज का भी जो टॉपिक है वो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए मेरे साथ। मैं रितु आपकी सीटीपी टीचर और आज भी मैं एक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। तो सभी लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन होइए मेरे साथ और जो लोग भी मेरे साथ ज्वाइन होते जा रहे हैं वो अपना नाम चैट बॉक्स में डालते जाइए ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि कौन कौन मेरे साथ है। तन्वी जी, गुड आफ्टरनून आपको भी। सभी लोग जल्दी जल्दी मेरे साथ जुड़ते जाइए, फिर हम आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम जिस चैनल के माध्यम से आपसे जुड़े हैं ये है फिलर फॉर्म। तो फिलर फॉर्म को जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपकी बहुत सारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। बहुत सारे टॉपिक जो हैं आपके वो कंप्लीट कराए जा चुके हैं। तो जो भी बच्चे तैयारी में लगे हैं अपनी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड वो जल्दी जल्दी फिलर फॉर्म को ज्वाइन करते जाइए। तो स्टार्ट करते हैं हम आज अपनी क्लास। तो सभी को वार्म वेलकम मैं करती हूँ फिलर फॉर्म पे और अपनी क्लास को स्टार्ट करती हूँ। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। चलिए यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट आप देख रहे हैं कि हमारी जो सी टेट की बैच है वो स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे सारे आपके अच्छे एजुकेटर हैं वो आपके सारे क्लासेस ले रहे हैं। और जो बच्चे अभी जल्दी जल्दी इसको ज्वाइन नहीं किए हैं फिल्म फॉर्म को वो जल्दी जल्दी इसको ज्वाइन कर लें और सारे सब्जेक्ट की तैयारी में अपने लग जाएं। तो आपको इसके लिए फिल फॉर्म के ऐप पे जाना होगा। आप यूट्यूब से हैं कनेक्टेड तो यूट्यूब में भी जाएं और सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपकी जो भी लेटेस्ट अपडेट हो वो आपको मिल सके। तो फिल फॉर्म आपको जो भी जॉब से रिलेटेड वैकेंसी से रिलेटेड जो भी नए फॉर्म आ रहे हैं हर चीज की अपडेट देता है। तो इसके लिए आपको फिल फॉर्म से जुड़ना पड़ेगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, जितना ज्यादा आप लाइक करेंगे शेयर करेंगे दूसरों में भी होगा ये मैसेज जितने लोगों को जाएगा पास में उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा होगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है वो भी स्टार्ट हो चुका है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। वहां से आपको पीडीएफ नोट्स हर चीज की इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी जल्दी फिल फॉर्म को लाइक करिए शेयर करिए वीडियो को। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी जो सी टेट और एच टेट की बैच है वो स्टार्ट हो चुकी है। जो भी बच्चे इसकी तैयारी में लगे हुए हैं वो जल्दी जल्दी से फिल फॉर्म को ज्वाइन करिए। और हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं ये फ्री क्लासेस आपको दी जा रही हैं। तो जल्दी से इस क्लासेस में आइए और पूरे फायदा उठाइए हर एक क्लास का हर एक सब्जेक्ट में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी जो क्लास है ये 9 AM से आपकी सी टेट की बैच स्टार्ट हो जाती है और ये 9 AM पे वर्षा मैम लेती हैं आपकी सोशल स्टडी एंड चंद्रशेखर सर लेते हैं आपकी 10 बजे मैथ। सुखवंती मैडम इंग्लिश लेती हैं आपकी 1 PM पे और 3 PM मैं रितु सिंह आपकी सीडीपी की क्लासेस लेती हूँ और सोनाली मैम आपकी ईवीएस की क्लासेस 6 PM पे ले रही हैं और आरती मैम आपकी 10 बजे हिंदी की क्लास ले रही हैं। तो जो भी बच्चे सीटेट और एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो वो जल्दी जल्दी हमारे क्लासेस में आइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए, और जैसा कि हम बता रहे हैं कि हमारी सीटेट की बैच स्टार्ट हो चुकी है और ये आपकी 2022 और 23 की तैयारी यहाँ पे शुरू है। तो जो भी बच्चे इससे जुड़ना चाह रहे हैं जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो जल्दी जल्दी इस क्लास में ज्वाइन होइए। तो यहाँ पे हमारी जो क्लासेस हैं पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों की तैयारी चल रही है और ये आपको टोटली फ्री क्लासेस है। इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है। बस आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है लाइक करना है और आपको कंटिन्यू हमारे वीडियो में बने रहना है हर सब्जेक्ट के लिए।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। ठीक है, टीचर लर्निंग प्रोसेस, जो भी हमारी प्रक्रिया है जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, एक शिक्षक बनने के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, ये प्रक्रिया कैसे स्टार्ट होती है और ये पूरी प्रक्रिया क्या है, आज हम इसको जानेंगे। इससे पहले हम अपने कल की क्लास को रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या क्लास में पढ़ा है। गुड आफ्टरनून उमर जी, अच्छा लग रहा है आपको दोबारा से अपनी क्लास में देखकर। चलिए तो अब बता दीजिए आप ही कि कल हमने क्या पढ़ा था। आपकी प्री नॉलेज को चेक करते हैं कि कल हमने किस चीज की क्लास ली थी। तो जल्दी बताते जाइए कि कल हमारी क्लास किस टॉपिक पर हुई थी। कल जो मैंने आपकी क्लास ली थी वो मैंने ली थी असेसमेंट पे। इससे पहले जो मेरी 2 लेक्चर्स हुए थे इवोल्यूशन पर, उसी का पार्ट कल हमने पढ़ा था असेसमेंट, यानी कि आकलन। जब भी हम अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करते हैं तो ये किस हद तक सक्सेस हुई है और इसका उद्देश्य जो था हमारा वो पूर्ण हुआ है कि नहीं। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा उमर जी, आपको मतलब पता है कि हमने क्या पढ़ा था। गुड आफ्टरनून आशुतोष जी, गुड आफ्टरनून। अभी तो आफ्टरनून ही है, इवनिंग तो 4 पीएम पर होगा, इसलिए मैं आप लोग को गुड आफ्टरनून ही बोल रही हूँ। चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कल हमने असेसमेंट पढ़ा था, यानी कि जो हम टीचिंग प्रोसेस जो पूरी करते हैं उसके दौरान हम बच्चों के प्रोग्रेस को चेक करने के लिए असेसमेंट करते हैं और मूल्यांकन पूरी जो हमारा जो टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, पूरा सब्जेक्ट लर्निंग का प्रोसेस खत्म हो जाता है, तब हम मूल्यांकन करते हैं कि जो हमने बच्चे का टारगेट था उसको कंप्लीट किया या नहीं किया, बच्चे ने कितना लर्निंग सीखा है, उसका अधिगम प्रोग्रेस प्रगति क्या है, ये हम मूल्यांकन के द्वारा समझते हैं। ठीक है, फिर आज उसी टॉपिक से रिलेटेड मैंने जो लिया है टीचर लर्निंग प्रोसेस, यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या है? आप में से कोई बताना चाहेगा कि शिक्षण क्या है? शिक्षण से आप क्या समझते हैं? यस आशुतोष जी, मेरी जो क्लासेस हैं ये 1 सितंबर से स्टार्ट हैं और मैंने बहुत सारे टॉपिक्स करा दिए हैं जो भी आपके एग्जाम में आते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक हो चुकी है और आपने अभी तक ये क्लासेस नहीं देखी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए फिल द फॉर्म के, वहाँ मेरे पुराने जितनी क्लासेस हो चुकी हैं सारे क्लासेस की लिंक दी हुई है। और जो ये क्लासेस होंगी, हाँ, ये सीरियल वाइज ही होती है और मैंने एक एक टॉपिक स्टार्टिंग से उठाया है, डेवलपमेंट चाइल्ड डेवलपमेंट से उठाया था, वहां से मैंने सारा ये प्रोसेस स्टार्ट किया है और मेरा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुका है और मैंने इंक्लूसिव एजुकेशन भी पढ़ा दिया है। ये हमारा आपका लर्निंग प्रोसेस जो आपके पेडागोजी सेक्शन में पढ़ता है, जिससे हम लर्निंग करते हैं, लर्निंग को कैसे ऑब्जर्व करते हैं, असेस कैसे करते हैं, इन सब चीजों के बारे में पढ़ाया। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, क्लियर है आपको बात? तो हमारा 1 बाय 1 टॉपिक चल रहा है, इसी टॉपिक को लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि आपको कोई भी टॉपिक छूटे नहीं और हर एक टॉपिक समझ में आ जाए और उस टॉपिक को दूसरे टॉपिक से रिलेट करते हुए चलते हैं। ठीक है, मेरा क्वेश्चन था कि शिक्षण क्या है, शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, शिक्षण क्यों कराया जाता है। ठीक है, तो शिक्षण कराने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अधिगम कराना, जो हमारा लर्नर है उसे कुछ सिखाना।
सिखा के उसके व्यवहार में परिवर्तन करना, ये होता है हमारा शिक्षण। और लर्निंग, शिक्षण तो जो शिक्षक कराता है किसी को ज्ञान देने के लिए, एक उद्देश्य लेके चलता है। दूसरा जो चलता है अधिगम, यानी कि कुछ नया सिखाना, बच्चे को जो हमारा लर्नर है उसके सिखा के उसका जो व्यवहार है उसके व्यवहार में परिवर्तन करना। इसी दोनों को टीचिंग एंड लर्निंग दोनों प्रक्रियाएं जो चलती हैं, तो इसको हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, क्लियर है आप लोग को? तो आगे बढ़ते हैं, हम इसको समझते हैं पूरी तरह से। ठीक है, शिक्षण का अर्थ जो होता है अधिगम कराने या शिक्षित कराने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, इसको हम अध्यापन भी कहते हैं, जो हम रेगुलर वर्ड में यूज करते हैं कि हम अध्यापक हैं। अध्यापक किसी अध्याय को लेकर उसको चिंतन मनन और ज्ञान करके बच्चों को सिखाना, ज्ञान को अर्जित कराना, उसके वातावरण से उसे परिचित कराना, उसके व्यवहार में परिवर्तन कराना, कुछ नया सिखाकर। ठीक है, तो ये जो क्रिया होती है किसके बीच में होती है? टीचर और लर्नर के बीच में, यानी शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में होता है ये। तो ये दोनों में क्या होता है? इंटरेक्शन होता है। बिना इन दोनों के इंटरेक्शन के हम अपनी लर्निंग प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो शिक्षण शिक्षा के साधनों में एक ऐसा साधन है, यानी जो शिक्षक है वो क्या है? एक साधन है शिक्षा को प्राप्त कराने, विद्यार्थी को ज्ञान प्राप्त कराने का क्या है? साधन है। ठीक है, और एक विशेष कार्य की समझ और कौशल प्रदान करना है, यानी जो हम एक उद्देश्य लेके चल रहे हैं, बच्चे को जो ज्ञान दिलाना है उसको, उसके बारे में उसको समझ का निर्माण करना है। ओके, पेडागोजी आपकी क्या होती है? शिक्षण से संबंधित विशेषताओं को बताने की। आप जब एक शिक्षक हैं तो शिक्षक के रूप में अपने शिक्षार्थी के साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसा आपको उसको शिक्षा देनी है, और शिक्षा की जो प्रक्रिया होती है उसमें किस तरह से आगे आपको बढ़ाना है, ये हमारी होती है पेडागोजी इन एजुकेशन। यानी कि जो हम अपनी शिक्षा दे रहे हैं वो शिक्षा हमें किस तरह से देनी है, कितनी प्रभावी बनानी है, बच्चों को किस तरह ट्रीट करना है, और इसको सही रूप में सही दिशा में ले जाके बच्चे के व्यवहार में कितना परिवर्तन कर दिया। ये होता है हमारा शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र शब्द बहुत छोटा है लेकिन इसका अर्थ बहुत बड़ा है, क्योंकि शिक्षा में वो सभी चीजें इंक्लूड होती हैं जो हम अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यूज करते हैं। इसमें क्या होता है? लर्नर के ज्ञान को चेक करते हैं, हम टीचिंग अप्लाई मेथड्स यूज करते हैं, स्किल्स यूज करते हैं। जहां तक आप लोगों ने सूक्ष्म शिक्षण की बात भी सुनी होगी, आप बीएड या बीटीसी करते होंगे तो। ठीक है, तो वो सब चीजों को लेकर आपसे ये प्रश्न बनता है कि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो शिक्षा को कैसे बच्चों को देंगे, कैसे उसका उपयोग करेंगे, और अपने जो शिक्षा है उसको किसके माध्यम से, अपनी टीचिंग स्किल्स, टीचिंग मेथड है वो कैसे उनका ऊपर अप्लाई करेंगे। ये होती है हमारे पेडागोजी। जो पेडागोजी का सेक्शन है ये आपकी समझ का निर्माण करता है, आपकी समझ पे निर्भर करता है कि आप बच्चों को किस रूप में देखते हैं और उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। ठीक है आशुतोष जी, मेरी बात क्लियर हो गई आपको कि पेडागोजी में क्या होता है? और डिटेल से जो भी प्रश्न जब मैं टॉपिक पढ़ाती हूँ तो बताती जाती हूँ कि पेडागोजी से इसमें ऐसे सेक्शन आते हैं। इसके लिए पर्टिकुलर आपको एक बोले कि एक टॉपिक लेके हम पढ़ा दे उसी से क्वेश्चन आएगा, तो ऐसा नहीं है, ये आपकी समझ पे ही निर्भर करता है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। शिक्षण शिक्षा के साधनों में में से एक है, यानी कि जो शिक्षण है वो क्या है? शिक्षा को प्राप्त करने का एक साधन है और एक विशेष कार्य समझ और कौशल प्रदान करना है।
शिक्षण का मुख्य कार्य सीखने को प्रभावी और सार्थक बनाना है। यानी कि जो हम शिक्षण प्रक्रिया शुरू किए हैं, उसका एक निश्चित उद्देश्य है। उसको उस उद्देश्य को कार्य करने को हम कितना प्रभावी बनाएं, इतना इफेक्टिव बनाएं कि जो हमारा एम था, जो हमारा लक्ष्य था, वो पूरा हो सके। ओके, ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया। और कोई डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हैं। तो प्रभावी और सार्थक बनाना, शिक्षण के परिणाम स्वरूप सीखने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। ये प्रक्रिया कब होगी? जब हमारा शिक्षण की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, यानी जो हम उद्देश्य लेकर चले हैं कि बच्चों को ये अधिगम कराना है और वो अधिगम उसके राइट डायरेक्शन में जाता है, तो वो सार्थक होता है। और सार्थक होने के बाद ये हमारी जो पूरी प्रक्रिया होती है वो पूरी हो जाती है। इसलिए शिक्षण और सीखना एक दूसरे से निकटतम संबंधित है। यानी शिक्षण ही कार्य जब हमारा सिखाना है, तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेट होके ही चलेंगे आगे। इसलिए इन दोनों का रिलेशन बहुत क्लोज होता है। क्लियर है मेरी बात आप लोगों को? तो आगे बढ़ते हैं। अब ये बताइए, शिक्षण के लिए हम कहाँ पर जाते हैं? इसका आंसर जल्दी जल्दी आप लोग दीजिए कि शिक्षण अगर हमें लेनी है तो कहाँ जाएंगे हम? हमें कुछ नया सीखना है और जो शिक्षक है वो सिखा रहा है, तो दोनों की जो इंटरेक्शन होगी वो कहाँ पर होगी? आप लोग आंसर भी बताते चलेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है, ये चीजें आप खुद पे खुद वो क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करना बहुत नहीं होगा जितना आप खुद समझेंगे उस चीज को। कोई भी चीज खुद समझ के करिए। हाँ, बिल्कुल सही, स्कूल। ठीक है, तो स्कूल में ही हम अपनी शिक्षा को, ये जो दोनों प्रक्रिया कहाँ होती है? हमारा विद्यालय। और इस प्रक्रिया को पूर्ण करने में जो विद्यालय होता है वो सबसे अहम भूमिका निभाता है। हाँ, स्कूल या कॉलेज दोनों कैसे, बिल्कुल सही जवाब है। जो हमारी शिक्षा होती है वो स्कूल और विद्यालय के माध्यम से, यानी किताबी ज्ञान जो कह सकते हैं हम, जो वो हमारे स्कूल और विद्यालय में होता है। अ, ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि शिक्षा स्कूल में होगी और हम सीखते हर जगह हैं। हमारा घर हो, परिवार हो, समाज हो, हर जगह हमें सीखने के लिए मिलता है। इसके लिए जो हम कह सकते हैं पुस्तकीय ज्ञान या ज्ञान का अर्जन जो मेन करते हैं, जिसके द्वारा हम अपने व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं, समाज से इंटरेक्ट कर सकते हैं, लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, उसका जो माध्यम होता है वो हमारा विद्यालय होता है। और जो ये शिक्षा की प्रक्रिया है, ये जीवन पर्यंत चलती है। यानी जब से बच्चा जन्म लेता है और जब तक मृत्यु तक, तब तक कुछ ना कुछ हर व्यक्ति सीखता ही रहता है। स्टार्टिंग में घर से सीखता है, विद्यालय में आके शिक्षक और अपने पीयर से सीखता है, बाद में जाके अपने जो एक्सपीरियंस होते हैं सोशल, उनसे जाके बहुत कुछ सीखता है। तो शिक्षण में जो मेन 3 चीजें हमने इंक्लूड की, शिक्षक, शिक्षार्थी और जो हमारी सीखने की सामग्री है और विद्यालय, ये चीजें हमारी इसमें इंक्लूड होती हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं कि जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है वो 3 फैक्टर से, जो विद्यालय में ये 3 चीज होते हैं, उन चीजों पर ये जाती है: शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। शिक्षक क्या देगा? शिक्षा देगा, तो वो शिक्षा के लिए किसका करेगा? पाठ्यक्रम का, यानी जिस विषय का ज्ञान देना है। ठीक है, और किसको देना है? शिक्षार्थी को देना है, ताकि उसके जो भी शैक्षिक लक्ष्य हो, उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, सीखना एक अनुमानित क्रिया है, यानी जो हमको सिखाना है, हम पहले से नहीं बता सकते हैं कि हमने ये सिखा दिया तो बच्चा सीख जाएगा। हम एक हाइपोथेसिस लेके चलते हैं कि हमें ये लर्न कराना है और ये लर्न इतना करा देना। हाँ, ये किसके माध्यम से पता चलेगा? प्रदर्शन के द्वारा पता चलेगा। ठीक है, ये मानव व्यवहार, प्रतिक्रिया और सीखने के सिद्धांतों के पालन पोषण स्कूल में लागू किए जाते हैं। यानी एक अनुमानित प्रक्रिया है और एक प्रदर्शन से भिन्न होती है। मानव व्यवहार, प्रतिक्रिया, कार्यवाही, सीखने के सिद्धांतों के बच्चे के पालन पोषण और स्कूल में सीखने में लागू किया जाता है। ये जो सारी प्रक्रियाएं चलती हैं, ये हमारे विद्यालय में संपन्न होती हैं।
ठीक है, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो होती है वो मूल रूप से शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम के रूप में व्यवस्थित होती है हमारे विद्यालय में। ठीक है, और शिक्षण अधिगम में शामिल होना चाहिए, क्या-क्या शामिल होना चाहिए, इनको हम जानते हैं। ठीक है, किसी को जानने की आवश्यकता को जानकर कुछ सीखने के लिए प्रेरणा के साथ लक्ष्य निर्धारित करना। यानी जो भी हम अपना गोल लेकर चल रहे हैं, उसमें क्या करना है हमें? आवश्यकता को जानकर सीखने के लिए प्रेरणा यानी मोटिवेट करना। शिक्षण सार्थक है यदि यह लोगों की भावना, अनुभवों और ज़रूरतों पर विचार करता है। हमारा शिक्षण तभी सक्सेसफुल होगा जब हम लर्नर के हर एक एस्पेक्ट को ध्यान में लेकर चले। उसकी भावनाओं को, अनुभवों को और ज़रूरतों को सबको ध्यान में लेकर हम उसका लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उस लक्ष्य पर पहुँचते हैं। ये हो गया हमारा टीचिंग, यानी जो हम टीचिंग कराने चल रहे हैं उससे पहले हमें क्या-क्या अपने अंदर शामिल करना चाहिए। ठीक है, शिक्षा के हस्तांतरण की एक दो तरफा प्रक्रिया है। ठीक है, मैं जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि शिक्षण क्या है, टीचर और लर्नर्स के बीच में इंटरेक्शन है। यानी शिक्षक जो है वो शिक्षा को किसके अंतर हस्तांतरण कर रहा है? लर्नर के अंदर। यानी ये दोनों तरफ से चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षक जो शिक्षा दे रहा है और लर्नर जो शिक्षा ले रहा है, यानी दोनों का इंटरेक्शन जो है वो चल रहा है। गुड आफ्टरनून संध्या जी, गुड आफ्टरनून। चलिए फिर हमारी जो क्लासेस हैं ये हो चुकी हैं आपकी 20 मिनट पहले स्टार्ट। तो आगे बढ़ते हैं हम अपनी क्लास में। सीखने को व्यवहार या व्यवहार पैटर्न की किसी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। लर्निंग क्या है? हमने जो उद्देश्य लेके चला वो ज्ञान जो बच्चे को देना चाहा, वो ज्ञान उसने अर्जित किया और उस ज्ञान को अर्जित करने के बाद जो उसके व्यवहार में परिवर्तन है वो हमारा सीखना कहलाता है, यानी लर्निंग कहलाता है। और ये परिवर्तन क्या होता है? स्थायी परिवर्तन। यानी जब हमने बच्चे का ज्ञान अर्जित कर लिया, उसके ज्ञान अर्जन से उसके व्यवहार में परिवर्तन हो गया, उस चीज को उसने सीख लिया, तो वो भूलेगा नहीं। यानी उसके में जो परिवर्तन हुआ वो स्थायी परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो परिभाषित किया जाता है, सीखने के विभिन्न दृष्टिकोण उभरते हैं। इसको जो सीखने के एस्पेक्ट को बात करें तो हमने इसको 3 रूपों में व्यवहारवादी, संरचनावादी और रचनावादी, इन लोगों ने सीखने को अलग-अलग परिभाषित किया है। व्यवहारवादी क्या कहते हैं कि बच्चे जो अपने वातावरण से बाहर में देखते हैं, समझते हैं, उसी को सीखते हैं और उसके उपरांत उनके व्यवहार में परिवर्तन होता है। संज्ञानात्मक क्या होता है कि अपने ज्ञान का समझ जो होता है, निर्माण उनके माइंड से होता है। वो अपने नॉलेज का जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे ज्ञान का अर्जन करते हैं। रचनावादी क्या होता है? क्रिएटिविटी, यानी किसी चीज के पीछे वो उस तोड़ के, जोड़ के, मरोड़ के हर चीजों को जानना और समझना होता है। इस तरह से हम अपने वातावरण में हर चीजें सीखते हैं, यानी लर्निंग बाय डूइंग। क्लियर है यहाँ तक आप लोग को बात? क्लियर हो गया हो यहाँ तक तो आगे बढ़े। एक बार आप लोग क्लियर करते भी जाना कि यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। शिक्षण क्या है, लर्निंग क्या है, इन दोनों के बीच में संबंध क्या है? हाँ जी, नोट्स आपको ये 25 तारीख से मिलेंगे। इसके लिए आपको फिलर फॉर्म की टेलीग्राम चैनल पे जाना पड़ेगा, वहां पे आपके सारे नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। ओके प्रतीक्षा जी, ठीक है। तो नोट्स के बारे में बिल्कुल चिंता नहीं करिए, बस हमारे साथ कनेक्ट रहिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए हमारे। ठीक है, तो आपको वहां पे नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे। चलिए फिर बात करते हैं कि जब हम अपनी लर्निंग करते हैं तो उस लर्निंग में कुछ सुविधाएं देते हैं ताकि बच्चा क्या हो? एक्टिव रहे। हमें क्या करना है? बच्चे को अपने क्लासरूम में एक्टिव रखना है। ठीक है, जब तक बच्चा एक्टिव नहीं होगा ना आपको पढ़ाने में मजा आएगा ना बच्चे को पढ़ने में मजा आएगा।
तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारा जो क्लासरूम है उसको क्या करना है, एक्टिव करना है। वो कैसे करेंगे हम? इसके लिए होते हैं कि सीखने में कुछ सुविधाएं प्राप्त करना। जब हमारा क्लास एक्टिव होगा तो जो उसकी सीखने की क्रिया है वो भी बहुत अच्छी तरीके से करेगा, वो काफी चीजें अच्छे से सीखेगा, इसको मोटिवेशन मिलेगा, एक तरह से कह सकते हैं। तो बच्चे को सिखाने के लिए हम बीच बीच में क्या कर सकते हैं, री देना। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगा। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए हमारे, आपको जो भी नोट्स वगैरह की क्यूरी है, आपको जो नंबर दिया गया है हमारे टेलीग्राम यहाँ पे चैनल पे फ्लैश होगा, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं नोट्स से रिलेटेड। ठीक है, और क्लास अटेंड करते रहिए और अपने नोट्स खुद भी बनाइए, क्योंकि आपका जो खुद का नोट्स होगा वो आपको लास्ट टाइम में क्विक रिवीजन कहते हैं ना, वो बहुत जल्दी होता है और अपनी लिखी हुई चीजें दिमाग में तुरंत क्लिक करती हैं। ठीक है आशुतोष जी, तो हमारी तो क्लासेस तो खुद ही फ्री में चल रही हैं, जहाँ पे आप क्लास में जितना चीज सीख के और पढ़ के समझेंगे, मेरे ख्याल से नोट्स से नहीं हो पाएगा। लेकिन नोट्स लेना भी जरूरी है, क्योंकि क्लासेस तो एक टाइम के लिए हैं, नोट्स हमेशा के लिए आपके पास हैं, है ना। तो सबसे जरूरी है कि पहले आप कॉन्सेप्ट समझ जाइए, उसके बाद जब नोट्स को आप पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा, तो आपको कोई चीज समझने में दिक्कत नहीं होगी कि ये टॉपिक क्या है। ठीक है आशुतोष जी, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं कि हम बच्चों को मोटिवेट कराने के लिए कुछ टूल्स यूज करते हैं या सुविधा देते हैं कि उसकी जो लर्निंग है वो और अच्छी रहे और वो अपने उद्देश्य तक पहुंच जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, निरंतर सुदृढ़ीकरण यानी कि री, हिंदी को थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए कॉन्टिन्यूअल री से आप लोग अच्छी तरीके से परिचित होंगे। अगर कोई बच्चा क्लास में हम प्रश्न पूछते हैं और उसने उत्तर दे दिया तो हमने क्या बोला, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये उसके लिए क्या काम कर गया, री का, तो वो उस चीजों को और लगन से पढ़ेगा और लगन से करेगा, मानिए उसको टीचर की तरफ से री मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है। आपने छोटे बच्चों में अक्सर देखा होगा, किसी कार्य के लिए आप बोल दीजिए बहुत अच्छा किया, तो वो क्या करते हैं, उस कार्य को और रुचि से करते हैं और इंटरेस्ट से करते हैं। तो क्या हुआ, उनके सीखने का जो टारगेट हुआ वो और अच्छा, वो उस चीज पे और ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, पार्शियल री यानी कि आंशिक, बीच बीच में कहीं जाके थोड़ा थोड़ा री देना, कि बीच के कहीं कार्य में देख लिया, हाँ अच्छा है ठीक है, ऐसे बोल देना। ठीक है, मोटिवेशन के बिना तो कोई भी कार्य नहीं होता, ना लर्निंग हो सकता है, ना आप किसी और क्षेत्र में कोई कार्य कर सकते हैं क्या, आपका मोटिव अभी कुछ लेकर ही चल रहे हैं, इन क्लासेस में आए हैं कुछ मोटिवेशन लेकर या मोटिव लेकर आए हैं, इस मोटिव को आपका फुलफिल कब हुआ, जब मैं आपसे बोलूंगी कि आप ये क्लासेस लीजिए, आप आपकी ये क्लासेस बहुत यूजफुल है, इससे आप ये कार्य बहुत अच्छा कर पाएंगे, ये टॉपिक आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, आपके लिए मोटिवेशन का कार्य करेगा। यानी किसी भी चीज के लिए हमें प्रेरणा देना, उसे एक तरह से उस कार्य के लिए उत्सुक करना ही हमारा मोटिवेशन होता है। ठीक है, फिर आता है हमारा प्रिपरेशन फॉर लर्निंग, सीखने की तैयारी करना। जब तक बच्चा किसी चीज को सीखने के लिए तैयार नहीं होगा, हम उसे कुछ भी सिखा नहीं सकते हैं। तो उसके लिए ज्यादा क्या जरूरी है कि प्रिपरेशन फॉर लर्निंग, बच्चा पढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो, तो हम उसको अच्छी करा सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी लर्निंग का स्थानांतरण कैसे होता है। इसके 3 फैक्टर आते हैं जो लर्निंग का स्थानांतरण कराते हैं। पहला हमारा क्या आ जाता है कि आपका सकारात्मक स्थानांतरण, यानी पॉजिटिव ट्रांसफर, यदि पहले की कोई चीज सीखी हुई हमारे बाद की सीखने की क्रिया में सुविधा प्रदान करती है, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव ट्रांसफर। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू और भी समझ सकते हैं। जैसे हम साइकिल चलाना सीखते हैं, उसके बाद हम टू व्हीलर में अगर स्कूटी और बाइक चलाना सीखते हैं, उसके बाद हम फोर व्हीलर सीखना
सीखते हैं, ठीक है? तो ये क्या होता है, हमारी लर्निंग एक लर्निंग से दूसरी लर्निंग में ट्रांसफर होना। साइकिल चलाना हमें ट्रांसफर हुआ, वो अनुभव से हमने बाइक चलाना सीख लिया, बाइक और उसको कंट्रोल करना सीखा तो हमने कार चलाना सीख लिया। यानी ये जो लर्निंग हुई, एक दूसरे में सकारात्मक परिवर्तन हो गया, स्थानांतरण हो गया। सेकंड जो बात करते हैं हम कि नकारात्मक स्थानांतरण, यदि हमारे कुछ पूर्व में सीखी हुई चीजें हमारी वर्तमान में सीखने की क्रिया को मंद कर देती है, तो ये होती है हमारी नकारात्मक स्थानांतरण। ठीक है, ऐसा मैं ज्यादातर हम लोग के साथ जब मैं पढ़ती थी तब की बता रही हूँ। ऐसा होता है कि हम कई कॉन्सेप्ट लेके पढ़ते हैं, तो पुरानी चीजें हमारे ऊपर ओवरलैपिंग होने लगती हैं, तो उस पे हमारे जो सीखना है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बट ये बहुत ज्यादा नहीं होता है कि हमारे ऊपर नकारात्मक पड़े। ये ओवरलैपिंग हम कह सकते हैं कि यानी कई चीजों को एक साथ जब सीखने लगते हैं तो पुराना सीखा हुआ चीज नई सीखने वाली चीजों में अवरोध प्रकट करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, जिससे हम नई चीजों को सीखने की जो क्रिया होती है वो धीमी हो जाती है। नेक्स्ट होता है शून्य अंतरण, यानी जीरो ट्रांसफर बोलते हैं जिसको। इसका क्या होता है कि जब वर्तमान में सीखने की चीज कोई सीख लिया, उसका पहले की सीखी हुई चीजों का सीखना वर्तमान पे कोई प्रभाव नहीं डालता, तो वो होता है हमारा शून्य अंतरण। ठीक है, जैसे खाना खाना और खाना बनाने का दोनों का बेसिक जो अंतरण होता है, इसका इन दोनों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, क्लियर है मेरी बात आप सबको? ठीक है, खाना बनाने का जो होता है हमारा प्रक्रिया, लर्निंग अबाउट कुकिंग हैज नो इम्पैक्ट ऑन लर्निंग बेसिक कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, तो कुकिंग होता है उसका इफेक्ट हमारे जो लर्निंग होता है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये होता है शून्यंतरण। ठीक है, अब हम पूरा लर्निंग अप्रोच क्या है उसको आज हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो जो लर्निंग अप्रोच है, स्ट्रक्चर ऑफ लर्निंग प्रोसेस एंड टीचिंग एंड मेथड, जो स्टार्टिंग में मैंने बोला कि सीखने की जो प्रक्रिया है, उस व्यवहारवाद, रचनावाद और संज्ञानात्मकवाद तीन लोगों ने बांटा। इसमें जो हमारी पूरी प्रक्रिया है ये आपकी, ये सब इसमें इंक्लूड होती है। यानी जितनी भी हम अपने लर्निंग में ये क्रियाएं कराते हैं, ये सब जाके इनमें होती है। बिहेवियरिज्म यानी कि व्यवहारवाद में इसमें क्या होता है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स यानी रीइंफोर्समेंट की जो मैंने बात करी, वो आपका हो गया व्यवहारवाद में। यानी हम कोई चीज स्टिमुलस बच्चे को अगर दे, रीइंफोर्समेंट दे, तो बच्चा क्या होगा, लर्नर जो होगा हमारा, वो तेजी से क्रिया को सीखेगा। कॉग्निटिव यानी एक्ट एंड प्रोसेस ऑफ नॉलेज, इसमें कुछ बच्चे को क्रिया करा के यानी लर्निंग बाय डूइंग, कुछ करा के उसके ज्ञान का जो अर्जन है उसको हम चेक करते हैं। ठीक है, फिर कंस्ट्रक्टिविटी यानी रचनावादक। ठीक है, रचनावादी हो गया आपका। इसमें क्या होता है कि ये दोनों से होता है, कॉग्निटिव से भी और एक्सपेरिमेंटल से। यानी जब हम रचनावादी आ गए तो इसमें बच्चा जो क्रिया करेगा वो कुछ ना कुछ करके सीखेगा, कुछ करेगा। यानी जो पुराना तथ्य दिया है उसमें नए तत्वों को जोड़कर वो चीजों को तोड़ मड़ोड़ कर फिर अपना एक जो समझ का निर्माण है वो करेगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल में क्या है आपका कि बच्चा जब तक कुछ प्रयोग करेगा, कुछ प्रयोग करके वो लर्निंग को सीखेगा। यानी किसी मॉडल ऑफ एक्सपेरिमेंटल, जैसे उसमें आपका हो प्रोजेक्ट वर्क हो गया, है ना, ड्रामा एंड रोल, ये सब क्या है, ये सब आपके एक्सपेरिमेंट में आता है, जहाँ पे वो कुछ चीजों के हाइपोथेसिस का निर्माण करेगा, समझेगा, उसके अंतर्गत वो क्रिया करेगा। तो ये चार चीजें जो थी हमारे सीखने के क्रिया में थी कि बच्चा एक तो रीइंफोर्समेंट से सीखेगा, लर्निंग बाय डूइंग सीखेगा, कुछ नए, कुछ पुराने तथ्य में नए तथ्य जोड़कर सीखेगा, और फिर हमारा प्रयोग करके सीखेगा। यानी जो भी क्रिया है उसमें एक्सपेरिमेंट करेगा, कुछ नए तथ्यों को समझेगा, जानेगा, और तब उसके फैक्ट को एनालाइज करके उस पे अपना एक निष्कर्ष निकालेगा। ठीक है,
तो इसके अंतर्गत क्या-क्या आती है, लर्निंग कैफ़े हो गई, माइंड मैप हो गया, लेक्चर हो गया, जो हम व्याख्या देते किस-किस माध्यमों से हम अपनी लर्निंग की जो प्रक्रिया है, जो हमारी टीचिंग प्रोसेस चल रही है, उसको हम किस-किस माध्यम से करते हैं, ठीक है? डिबेट कॉम्पिटिशन ये सब आप लोगों ने स्कूल में देखा होगा, आप लोगों ने खुद भी किया होगा और हमारे बच्चे जो हैं ये लोग ये सब कार्य जो कराए जाते हैं बच्चों को स्कूल में एक्टिव रख के कराए जाते हैं। जितना बच्चे एक्टिव होके किसी चीज को सीखते हैं वो किसी चीज को रट के उतनी आसानी से नहीं सीख पाएंगे। तो ये सब जो वर्क होते हैं जिसके द्वारा हम बच्चे में लर्निंग कराते हैं, ग्रुप वर्क कराते हैं, ब्रेन स्ट्रॉमिंग, लर्निंग डायरी, जो भी वो याद करते हैं उनको नोट करना, पोर्टफोलियो करना, राइटिंग कंपटीशन, हर चीजों से बच्चे को क्या करना है, एक्टिव रखना है ताकि वो हर चीजों को सीख सके, लर्निंग को कर सके, जो भी उसका उद्देश्य है वो उसको प्राप्त कर सके। तो ये सब जो क्रियाएं होती हैं आपकी प्रोजेक्ट वर्क, इंटरव्यू, ड्रामा, रोल प्ले, ये सब हमारा क्या आ जाता है, स्कूल आपके लर्निंग जो भी प्रोसेस हमारी चलती है उस प्रोसेस को कंप्लीट कराने में। क्लियर है मेरी बात आप सबको? ये जो क्रियाएं होती हैं ये हमारे ड्यूरिंग द लर्निंग होती है कि हम बच्चे को कैसे अधिगम करा रहे हैं, किन किन मेथड से हम बच्चे को सिखा रहे हैं, कितना एक्टिव रख रहे हैं, किसी चीज के बारे में हमें ज्ञान देना है, उनको नॉलेज देना है, तो वो क्या क्या तरीके हैं जो हम अपने टीचिंग में अप्लाई करते हैं। ठीक है, क्लियर है आप लोग को यहाँ तक बात? क्लियर हो गया हो तो एक बार ओके कर दीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। आप लोग ओके करते रहेंगे ताकि मुझे पता चले कि जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये जितना मैंने बताया आपको कि लर्निंग अप्रोच है, जो हम लर्निंग प्रोसेस जो हमारी शिक्षण प्रक्रिया के दौरान ये क्रियाएं करते हैं बच्चे को एक्टिव रखने के लिए। ओके, थैंक यू प्रतीक्षा जी, थैंक यू आशुतोष जी। चलिए, अब हम जानते हैं जो टीचिंग प्रोसेस होता है वो मेन बेस्ड किस पे होता है, वो चीजें जानते हैं। जो हमारा टीचिंग प्रोसेस होता है सबसे पहले आता है हमारा प्लान, यानी कि जो भी हम शिक्षण प्रक्रिया स्टार्ट कर रहे हैं उसमें क्या करना है, हमारा जो लर्नर है उसको उद्देश्य जो हम लेकर चले हैं उस उद्देश्य को लेके चलना है ताकि जो हमारा लर्नर है उसका व्यवहार जो परिवर्तित हो, एक उचित दिशा में परिवर्तन हो सके। और इस परिवर्तन को इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कौन सहयोग करता है, शिक्षक और हमारा विद्यालय करता है। ये दोनों क्या करते हैं कि लर्नर को कैसे शिक्षा देनी है, किस तरीके से देनी है और इसको कितना इफेक्टिव बनाना है, इन सब चीजों को पहले टीचिंग प्रोसेस शुरू करने से, यानी प्री फेज कह सकते हैं, जो फेजेस होती हैं ये हमारी होती है प्री एक्टिव फेज। यानी इस प्रक्रिया में क्या होता है, शिक्षक और विद्यालय उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, उन लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं जिससे हमको अपने लर्नर के व्यवहार का परिवर्तन करना है। इस परिवर्तन को पूरा करने में हमें क्या-क्या प्रक्रियाएं करनी है, कौन-कौन सी टीचिंग मेथड्स लेनी है, क्या स्किल्स यूज करना है ताकि जो हमारा लर्नर रहे वो अच्छी तरह से शिक्षा को ग्रहण कर सके, यानी जो उसका लर्निंग है वो सक्सेस हो सके, जो उसका व्यवहार है वो उचित दिशा में जा सके। इस उचित दिशा में ले जाने के लिए ये पहले से प्लानिंग की जाती है, स्ट्रेटेजी बनाई जाती है कि हमें अपनी शिक्षा प्रक्रिया को किस तरह पूरी करवानी है। ठीक है, क्लियर हो रही है मेरी आप लोग को बात? कि फर्स्ट क्या करता है, टीचर एक प्लान बनाता है, किसी भी चीज को आप करने से पहले, किसी भी एग्जाम हो या किसी भी क्षेत्र में जाने से पहले आप एक स्ट्रेटजी बनाते हैं। अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप उससे पहले उद्देश्य का निर्धारण करते हैं कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उससे रिलेटेड टॉपिक्स लेते हैं, टॉपिक्स लेने के बाद उस पे कैसे उसको पढ़ना है, क्या करना है, ये सारी आपकी तैयारी होती है। वैसे ही शिक्षक क्या करता है, इस
प्रोसेस को, लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए अपनी कुछ स्ट्रेटजी यानी तरीका और प्लान बनाता है। ठीक है, क्लियर है मेरी बात आप सबको? और अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा हो, मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, तो इसको लाइक भी करिए, क्योंकि आपके लाइक करने से कुछ नहीं होगा, पर हमें मोटिवेशन बहुत मिलेगा कि हमारी क्लास जो है वो आपको अच्छी लग रही है ना? तो जितना आप हमें लाइक करेंगे, मोटिवेट करेंगे, हम चाहेंगे कि हम उतनी ही अच्छी क्लास आपके लिए ले आएं और आगे टॉपिक को उतना ही अच्छा क्लियर कर सके, किसी भी तरह का आपको डाउट ना हो, है ना? तो इसलिए आप लोग, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, तो लाइक भी करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, लाइक करने में क्या कंजूसी करना है? मैं पढ़ाने में कंजूसी नहीं कर रही हूँ, तो आप लाइक करने में कंजूसी क्यों करेंगे? चलिए, बात करते हैं आगे, इम्प्लीकेशन, यानी जो भी उसने मेथड, स्किल्स और अपने प्लान बना लिए, अब उसको क्या करना है? इम्प्लीकेशन करना है एजुकेशन में, उसको कैसे हमें अप्लाई करना है। ठीक है, तो जब हम उसको अप्लाई करेंगे, जो भी हमारी टीचिंग मेथड्स है, स्किल्स है, जो भी हमको ज्ञान देना है, जो भी हमने एक गोल लेकर चले हैं, उसके लिए जो भी हमने प्री प्लान किया है, उद्देश्य लिया है, उद्देश्यों का निर्धारण किया है, सब्जेक्ट कंटेंट को लिया है, उससे रिलेटेड हमने एक मेथड्स अपनाया है, एड्स अपनाया है, उन सब चीजों को अब किसके ऊपर यूज करेंगे? अपने लर्नर के ऊपर यूज करेंगे। ठीक है, कि उसका जो अधिगम है वो हो सके, यानी ये प्रक्रिया क्या होती है? हमारे अधिगम प्रक्रिया के दौरान होती है। ठीक है, इम्प्लीकेशन यानी कि हमने जब अधिगम कराने के लिए इन सारी क्रियाओं को यहाँ पे हस्तांतरित किया, अप्लाई किया, ये हमारी होती है लर्निंग प्रोसेस। क्लियर है मेरी बात? इस प्रक्रिया के दौरान हमने जितने मेथड्स थे सब अपना लिए, बच्चे को एक्टिव रखा, लर्निंग कराया, हर चीज समझा लिया। समझाने के बाद फिर हमारा क्या आता है? मूल्यांकन यानी इवोल्यूशन, कि हमने जो चीज पढ़ाया बच्चे को कितना समझ में आया। ठीक है मेरी बात आप लोग को? यहाँ पे हम क्या करते हैं? अपने पूरे शिक्षण अधिगम क्रिया का मूल्यांकन करते हैं कि हमारी जो शिक्षा प्रक्रिया थी वो कितनी प्रभावी है। ये हमारे पूरे इन दोनों प्रक्रियाओं का रिजल्ट होता है। मूल्यांकन कर लिया, और फीडबैक भी एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है हमारे इन सारी प्रक्रियाओं में। ठीक है, फीडबैक, जब हमने मूल्यांकन किया, बच्चे का नंबर जान लिया, कितना इफेक्टिव हुआ, सब जान लिया, इसको हम कैसे जानेंगे? बच्चे से हमने कुछ फीड, जो भी पढ़ाया उसका हमने एक फीडबैक लिया, जो हम उसको समझाना चाहते थे उसका एक्चुअल कहें प्रेजेंट में उसने कितना सीखा, इसका हमने नॉलेज लिया। हम जहां तक उसको पहुंचाना चाहते थे, अगर बच्चा वहां तक नहीं पहुंचा, तो हम क्या करेंगे? फिर से इंट्रक्शन, आप बच्चे को निर्देश देंगे, अपनी टीचिंग मेथड का जो है चेंज करेंगे, ताकि बच्चा जो चीज नहीं सीख पाया है वो यहाँ पर क्या करेंगे? यानी इम्प्रूव कर रहे हैं हम चीजों को, है ना? इम्प्रूव कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम उसका फीडबैक लेंगे, और जो चीज हम सिखाना चाहते हैं, जिस उद्देश्य को लेकर हम चले हैं, उस उद्देश्य की अगर पूर्ति हो जाती है, तो ये हमारा फीडबैक का काम कंप्लीट हो जाता है। तो फीडबैक जो क्या होता है? हमारे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का पूरा रिफ्लेक्शन देता है कि हमने जो सिखाना चाहा, बच्चे ने कहाँ तक सीखा, वो कहाँ तक प्रभावी हुआ। क्लियर है मेरी बात? तो जो टीचिंग प्रोसेस होता है, ये 3 फेजेस में चलता है हमारा: प्री एक्टिव फेज, इंटरएक्टिव फेज एंड पोस्ट एक्टिव फेज। प्री एक्टिव फेज में क्या होता है? हम एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, प्लान बनाते हैं कि हमें जो लर्नर है, वो जो गोल है हमारा, उसके ऊपर उसको कैसे अप्लाई करना है और वो कितना प्रभावी हो। दूसरा हमारा इम्प्लीकेशन में आता है, उसमें हम क्या करते हैं? उन सब मेथड्स टीचिंग को अप्लाई करते हैं बच्चे के ऊपर, जो हमें उसको लर्निंग करानी है। इवोल्यूशन में हम अपने लर्निंग का मूल्यांकन करते हैं कि बच्चे ने कहाँ तक सीख लिया है। सीखने के बाद हम उसका फीडबैक लेते हैं कि वो कहाँ तक सीखा है और क्या कमी रह गई, कि जिसकी वजह से वो अपने लक्ष्य तक पूरा नहीं पहुंच पाया।
फिर हम उसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं, बच्चे को समझाते हैं, अपने टीचिंग मेथड्स को भी कर सकते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि जिस विधि से हम पढ़ा रहे हैं वो किस हद तक सही है। अगर नहीं है तो हम उसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं और फिर से अप्लाई करते हैं, ताकि जो हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है वो पूरी हो सके। तो ये पूरी थैंक यू आशुतोष जी, थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं जो आप लोग को बताना चाह रही हूँ वो आप लोग तक पूरी सही सही तरीके से पहुंच रहा है। चलिए, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। तो ये जो हमारी होती है टीचिंग प्रोसेस की पूरी, ये 3 प्रक्रिया मुख्य याद रखिए रहिएगा कि स्ट्रेटजी लेके चलना, उसको अप्लाई करना, फिर उसका मूल्यांकन करना और फीडबैक लेना। जब भी आप शिक्षक हो तो फीडबैक क्या होता है, एक बहुत अहम रोल निभाता है आपकी पूरी टीचिंग को। आपकी टीचिंग इफेक्टिव कितनी थी, आपको क्या इम्प्रूवमेंट करना है, अपने में भी क्या इम्प्रूवमेंट करना है और लर्नर में क्या इम्प्रूवमेंट करना है। इन दोनों चीजों को लेते हुए हम अपनी पूरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक का आपको टॉपिक समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। और मैं आप लोगों से भी जानना चाहती हूँ कि ऐसा कोई टॉपिक है जो आप स्पेशली पढ़ना चाहते हैं या जानना चाहते हैं। ये तो मैं अपने नोट्स वगैरह जो है मेरे पास, जो एग्जाम से रिलेटेड है, मैं उससे आपको पढ़ा रही हूँ। अगर आपको कुछ स्पेशल किसी टॉपिक के बारे में जानना है तो आप भी बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे आपके लिए नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊंगी, ताकि जो वो आपका टॉपिक हो वो क्लियर हो सके, है ना। ये तो मैं आपको अपने बेसिस पे पढ़ा रही हूँ, जो आपका पूरा सिलेबस है उस पे पढ़ा रही हूँ। और भी ऐसा कोई टॉपिक है जो आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आया या आप पहले उसको पढ़ना चाहते हैं, आप उस पर भी बता सकते हैं। तो यहाँ तक कोई डाउट हो और कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। आप लोग एक बार कंफर्म कर दीजिए, यहाँ तक आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, और आप कुछ और क्या चाहते हैं पढ़ाई में। ये मैं फीडबैक ही सोच लीजिए आप लोग से ले रही हूँ कि आप लोग को पढ़ाई कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी करिएगा, ताकि दूसरे लोग भी इसका फायदा ले सके, है ना। और आपको कोई ऐसा टॉपिक है जो नहीं समझ में आया या आपको स्पेशल उस टॉपिक के बारे में जानना है, तो भी आप बता देंगे तो मैं उसको से क्लियर कर दूंगी आप लोग के लिए। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। आपने बता दिया है कि समझ में आ गया, तो आई होप आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस समझ में आ गया होगा। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में तो अभी तक मैंने बताया कि टीचिंग कहाँ से शुरू होती है, कैसे लेते हैं, कुछ ये होता है। जो मेन इसका प्रोसेस जो मैंने बताया कि आपके 3 प्रोसेस यही होते हैं कि आपका प्लान बनाना, इम्प्लीकेशन करना, इवोल्यूशन करना और फीडबैक लेना। उसके अंतर्गत जो मैंने आपको पीछे इसमें बताया था कि किस किस तरीकों से हम लर्निंग की प्रक्रिया को पूरी कराते हैं। नहीं, आपकी ये 3 प्रक्रिया ही टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हमेशा यही 3 प्रक्रिया होगी जो मेन चलती है। आप खुद भी सोचिए कि टीचिंग प्रोसेस में क्या होता है। टीचिंग प्रोसेस में हम बच्चे को जो ज्ञान अर्जित कराना चाहते हैं, वो हमारा उद्देश्य होता है कि हमको बच्चे को, अगर आप क्लास 8th के टीचर हैं तो आप क्या चाहेंगे कि 8th क्लास का जो बच्चा है वो 8th क्लास में जो भी उसका टॉपिक है, कंटेंट है, वो क्लियर हो जाए। उसके लिए आपने कुछ मेथड्स अपनाए, वो नॉलेज दिया, बच्चे को बताया, फिर आपने मूल्यांकन कर लिया कि जो ज्ञान हम देना चाहते थे वो बच्चे में पहुंचा या नहीं पहुंचा। ये किसके द्वारा जाना? मूल्यांकन के द्वारा। और समय समय पे फीडबैक भी लेते चलेंगे हम लर्निंग में। जो असेसमेंट कल मैंने पढ़ाया था वो इसीलिए पढ़ाया था कि हम बच्चों की लर्निंग का असेसमेंट कैसे करते हैं, कि बच्चों ने कितना ज्ञान सीखा है और उसमें क्या इम्प्रूवमेंट करना है, उस इम्प्रूवमेंट के बाद बच्चे ने क्या सीखा है। तो जो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है ये 3 पॉइंट्स के बेसिस पर ही चलती है। ठीक है, क्लियर है मेरी बात?
और जब ये हमारा आता है आपका इम्प्लीकेशन में कि हमने किस किस तरीकों से बच्चे को पढ़ाया समझाया, क्या क्या बच्चों के लिए एक्टिव किया, क्लास में क्या क्या रखा, वो था। ये हम इसके बीच में जो आता है क्रिया बहुत सारी आ जाती हैं, मतलब पूरा हमारा लर्निंग प्रोसेस आ जाता है इसके अंदर। है ना, क्लियर है ना बात आपको? चलिए, और इसमें बहुत कुछ होगा तो सिद्धांत इसके होते हैं। मैंने सिद्धांत को नहीं लिया क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस ये सब मैंने आपको अलग से ही टॉपिक करा दिया है। लेकिन अगर हम इसके शिक्षण के सिद्धांत का वो शिक्षण के कुछ सिद्धांत को लेके चले तो इसमें क्या होता है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, यानी हर जो एक बच्चा है वो एक दूसरे से अलग होता है। उसके जो इंटरेस्ट होगी, रुचियां होंगी, ये सब अलग होंगी। तो एक शिक्षक होने के नाते आपको इस इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझते हुए चलना है। ठीक है। दूसरा हमारा जो हमारा टीचिंग है वो क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड है, यानी बच्चे की योग्यता किसमें है, रुचि किसमें, सब कुछ जो हमको शिक्षण कराना है वो किसके बेसिस पे लेके चलना है, बच्चे को लेके चलना है। यानी जो हम ज्ञान दे रहे हैं किसको दे रहे हैं, लर्नर को दे रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें अपनी टीचिंग प्रोसेस करनी है। उसके में उसकी योग्यता आ गई, क्षमता आ गई, आवश्यकता हो गई, इन सब चीजों को ध्यान में देकर हमें अपनी लर्निंग प्रोसेस को करना है। सक्रिय सहयोग लेना, यानी बच्चे को मैंने पहले ही बताया कि एक्टिव रखना है, यानी पूरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बच्चे को एक साइड कॉर्नर में नहीं छोड़ना है। टीचर क्या है, एक सहायक साधन है, यानी उसके लर्निंग प्रोसेस में वो क्या कर रहा है, उसकी सहायता कर रहा है कि उसके जो उद्देश्य हो उसको कहाँ तक पूरा करना है। इसलिए सक्रिय, इसमें दोनों को क्या करना है, एक्टिव रहना है। जितना हमारा टीचर और लर्नर एक्टिव रहेगा वो जो लर्निंग की प्रोसेस चलेगी वो क्या होगी, उतनी ही बेटर होगी, उतनी ही अच्छी होगी। ठीक है। आई होप ये टॉपिक जो है मैंने कंप्लीट करा दिया है। जो सिद्धांत था मैंने आपको नहीं लिया, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया कि तीन सिद्धांत हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, चाइल्ड सेंटर्ड एंड एक्टिव प्रोसेस, है ना। चलिए फिर आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मंडे से आपका नया चैप्टर मैं स्टार्ट करूंगी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्निंग हम स्टार्ट करने वाले हैं मंडे से। तो लर्निंग, जैसा आपको पता ही कि लर्निंग कितना इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम में, ये कितना आपके एग्जाम में इससे कितने क्वेश्चन आते हैं, हर चीज आता है इसमें। थर्ड टाइप को पढ़ेंगे, स्किनर जी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लर्निंग को समझेंगे कि लर्निंग क्या है। ये तो हमने लर्निंग कराने की प्रोसेस समझ ली कि लर्निंग हमको कैसे कैसे देनी है, क्या क्या करना है, असेसमेंट कैसे करना है, सब कुछ समझ लिया। अब हमको क्या समझना है कि लर्निंग क्या है। ठीक है, लर्निंग को कितना सक्सेस करना है, क्या करना है, इसके बारे में जो क्लासेस होंगी वो हमारी मंडे से क्लासेस चलेंगी कंटिन्यू। तो यहाँ तक आप लोग को कोई डाउट नहीं हुआ हो तो क्लियर कर दीजिए। तो आज की क्लास यहीं पे, थैंक यू आशुतोष जी। और मेरी क्लास अच्छी लगे तो सभी लोग को शेयर भी करिए और लोगों को भी बताइए, ताकि क्लासेस का आप सबको फायदा हो, है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। और जो भी लोग नए हैं वो हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, इसके लिए आपको नंबर भी दिया है, यहाँ पर बताया गया है ना। तो ये हमारी क्लासेस के लिए है हुआ है। और आपको नोट्स कैसे चाहिए, जैसा कि आपका क्वेश्चन था कि नोट्स को आपको कैसे लेना है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि नोट्स आपको कैसे मिलेंगे। ठीक है आशुतोष जी, ये आपको हाउ टू डाउनलोड नोट्स के लिए है। यस, संडे ऑफ रहता है। मंडे टू सैटरडे मेरी क्लासेस होती हैं, पर एग्जाम टाइम में हम हमारी 7 डे क्लासेस फुल चलेंगी, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी हमने टॉपिक वाइज कंप्लीट करा रहे हैं। हाँ, संडे ऑफ है। अब नेक्स्ट जो मेरी क्लास होगी वो मंडे से होगी। वैसे आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं आशुतोष जी?
सीटेट की तैयारी कर रहे हैं? चलिए फिर यहाँ तक आई होप आपको कोई समझने में दिक्कत नहीं होगी, और फिर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में भी मैसेज करके बता सकते हैं, और फिर मेरी नेक्स्ट क्लास में भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ तक के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। ओके, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, वेरी गुड। चलिए आपका सीटेट एग्जाम फुलफिल हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब मेरी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में हम और जोश के साथ मिलेंगे, नए टॉपिक से मिलेंगे और नई नई चीजें सीखेंगे। तब तक के लिए